हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12th विषय चित्रकला अध्याय 7 आधुनिक कला व कलाकार को पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, जब हम इस अध्याय का नाम पढ़ते हैं आधुनिक कला व कलाकार, तो हमें सबसे पहले मॉडर्न आर्ट समझ में आती है। आधुनिक कला वह कलाकार, ये जो अध्याय है इसको मैंने सुविधा के हिसाब से सरलीकृत रूप में इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो मैं आज ले चलती हूँ आपको भाग 1 कला समूह की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले समझाऊंगी आपको कि कला समूह क्या चीज़ है। कला समूह एक हम कह सकते हैं इस तरह के समूह या ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने आधुनिक कला की शुरुआत की। भारतीय कला जगत में कुछ नए कलाकारों का उदय हुआ और उन्होंने कुछ जैसे 3 या 4 या 5 ऐसे अलग जो विचारों वाले, अपने एक जैसे विचारों को लेके चलने वाले कलाकारों ने अपना अपना एक संगठन बनाया, अपना एक समूह बनाया और एक थीम लेके कुछ नया करने की सोच रखते हुए उन्होंने अलग अलग समूहों का निर्माण किया। अब मैं ले चलती हूँ आपको 1940 के दशक में कि 1940 ईस्वी के दशक में भारतीय कला जगत में बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता का विरोध होने लगा। अब हम देखेंगे कि हमने पिछले अध्याय में जैसा कि हमने पढ़ा कि बंगाल शैली या पुनरुत्थान काल, तो बंगाल जो चित्र शैली थी उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे वॉश पद्धति का प्रयोग होता था। जो रंगांकन था उसमें वॉश पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था। रेखाएं थी उसमें जो रेखाएं थी वो अजंता सी ली गई थी, लेकिन चित्र शैली बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी भारतीय चित्र शैली थी। लेकिन हम देखेंगे कि एक ही तरह की चित्र शैली यदि बहुत सालों तक चलती जाती है तो उसमें फिर बोरियत फील होने लगती है, वो चित्र शैली उबाऊ लगने लगती है। इसीलिए जो भारतीय कलाकार जो थे, जो नए भारतीय कलाकार थे, उन लोगों ने सोचा कि 1940 के दशक में उन्होंने बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता का विरोध होने लगा। उनको ये जो बंगाल शैली का एक ही जैसा जो चित्र बनाने का जो रवैया था वो उन्हें कम पसंद आने लगा और उन्होंने बंगाल शैली उन्हें उबाऊ लगने लगी। उनको ऐसे लगने लगा कि बंगाल शैली तो थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, क्योंकि अब जो भारतीय जो नए कलाकार आ रहे थे उन्होंने बहुत सारे जो विदेशी कलाकार थे, पाश्चात्य शैली के जो कलाकार थे, उनका अध्ययन किया था। विदेश में जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो उन्हें अलग अलग तकनीक में कार्य करना भी अच्छा लगने लगा था। तो उन सब लोगों ने, एक ही तरह के विचारधारा वाले लोगों ने मिलके कुछ कला संगठनों का गठन किया और भारतीय कला जगत में बहुत नए नए प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे भारतीय कला एक अपनी बहुत अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी ख्याति प्राप्त की। कलाकारों के नए समूह ने मिलकर पाश्चात्य शैली तथा नव विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्र रूप में नए नए माध्यमों एवं शैली को विकसित किया, जिससे कला संगठनों का गठन हुआ। तो कुछ जो नए जो कलाकार आ रहे थे उन्होंने पाश्चात्य शैली और अपने मन के जो नए विचार थे उनको अपने स्वतंत्र माध्यमों से, जैसा कि बंगाल शैली में हमने देखा कि वॉश पद्धति में काम होता था, परंतु अब जो आधुनिक कलाकार आ रहे थे उन्होंने सभी तरह के जो कला के माध्यम है, वो ऑयल कलर्स में काम करते थे, वो मिक्स मीडिया में काम करते थे, ग्राफिक्स में काम किया उन्होंने। इस तरीके से सारे माध्यमों में उस टाइम कलाकार स्वतंत्र था, अपनी मर्जी से वो चित्र बनाने लगे, कलाकृतियाँ बनाने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग विचारों के साथ, प्रगतिशील या प्रयोगवादी विचारधारा के साथ कुछ संगठनों का गठन किया। ये जो गठन है, कौन कौन से संगठन है उसमें देखेंगे, जिसमें मुख्य है कलकत्ता कला समूह, दूसरा है बम्बई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे पैग भी कहा जाता है, और तीसरा है दिल्ली शिल्पी चक्र। इस तरीके से मुख्य रूप से ये 3 संगठन हैं जिन्होंने भारतीय कला जगत में ये जो आधुनिक कला की जो शुरुआत हुई उसका वो बीज जो रखने वाले थे, जिन्होंने आधुनिक कला को शुरुआत के दौर में जिन्होंने कार्य किया, वो ये 3 संगठन हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको कलकत्ता कला समूह की तरफ।
इसकी स्थापना सन 1943 में प्रदोष दास गुप्ता और नीरज मजूमदार ने की। ये दो मुख्य कलाकार थे जिन्होंने सबसे पहले 1943 में कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रिटेन से मूर्तिकला सीखी, अतः उन्होंने पाश्चात्य शैली का मिश्रण कर अपनी नव शैली विकसित की और भारत में आकर कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक मैंने मूर्ति का यहाँ पे चित्र यहाँ लगाया है। इस मूर्ति में हम देखेंगे ये मूर्ति बनाई हुई है प्रदोष दास गुप्ता की। इस कलाकृति में दो महिलाएं, ये उखड़ और मूसल है, इससे कुछ धान कूटती हुई यहाँ पे बनाई गई हैं। तो ये जो चित्र शैली है इसमें यथार्थवादी चित्र शैली नहीं है, बल्कि ये जो प्रदोष दास गुप्ता थे इन्होंने ब्रिटेन से मूर्तिकला सीखी थी, तो इन्होंने सरलीकृत रूप में और अमूर्त शैली में यहाँ पे मूर्तियाँ बनानी शुरू की थी। तो ये एक पाश्चात्य शैली का मिश्रण है जिसमें भारतीय कला का पुट है। विषय पूर्ण रूप से भारतीय लिया गया है कि दो महिलाएं धान कूट रही हैं। इसी तरीके से नई शैली को विकसित करने में प्रदोष दास गुप्ता ने यहाँ पे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बढ़ेंगे कलकत्ता शैली, ये जो कलकत्ता कला ग्रुप है उसमें देखेंगे कि प्रदोष दास गुप्ता और नीरज मजूमदार के अलावा और अन्य कौन कौन से कलाकार थे जो इस कला समूह में जुड़ गए। तो इस समूह में अन्य कलाकार सदस्यों में नीरज मजूमदार, पारितोष सेन, गोपाल घोष और हेमंत मिश्रा, प्राणनाथ, कृष्णपाल, सुनील माधव सेन इत्यादि थे। अब स्टूडेंट्स, जब हम किसी कला समूह की बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न बनते हैं इस अध्याय में से या इस टॉपिक में से वो इस तरीके से बनते हैं कि कलकत्ता कला समूह की स्थापना कब हुई। तो आप समय बताएंगे 1943 में, और यहाँ के जो संस्थापक जो चित्रकार थे वो कौन थे या कलाकार थे वो कौन थे, तो प्रदोष दास गुप्ता और नीरज मजूमदार। अब हम बढ़ेंगे अन्य कलाकारों की, हमने बात पढ़ ली कि और भी अन्य सदस्य कौन कौन थे। अब कलकत्ता कला समूह किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता कला समूह की शुरुआत क्यों हुई, तो इसका उद्देश्य है, इस समूह की स्थापना का उद्देश्य कला के प्रति पुराने विश्वासों, धारणाओं, अभिव्यक्ति के माध्यमों को जड़ से उखाड़ना तथा नए रूपाकारों, नवीन प्रयोगों से नवीन कला का आरंभ करना रहा। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये कला समूह की स्थापना इसलिए हुई थी कि बंगाल शैली या उससे पूर्व की जो कलाएं थी उनसे जो कलाकार थे एक लंबे समय से कार्य करते करते उससे उनको बोरिंग वो फील करने लग गए थे, वो बोर होने लग गए थे या उन्हें वो शैली उबाऊ लगने लगी थी। इसी वजह से पुराने माध्यमों को या पुरानी धारणाओं को, विश्वासों को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर नए रूपाकारों और नए विचारों के साथ, नए प्रयोगों के साथ कला आरंभ करना शुरू किया। इसलिए कलकत्ता कला समूह की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता और नीरज मजूमदार ने की। इससे भारत के कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में या पाश्चात्य शैली में जिस तरह की कला का चलन था, प्रचलन था, उन्हीं तत्वों को यहाँ पे लिया गया और कलाकारों ने मिलके और कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। इस कला समूह के कलाकारों पर आरंभ में पिकासो, ब्राक, मातिस, हेनरी मूर आदि पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कला समूह है, कलकत्ता कला समूह है, इसके कलाकारों ने विदेशी जो कलाएं थी या कलाकार थे उनकी कलाओं का अध्ययन किया, इसीलिए उनकी कला पर भी ये जो विदेशी कलाकार हैं पिकासो, ब्राक, मातिस, हेनरी मूर, इनका प्रभाव उनके ऊपर रहा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये वाला चित्र नीरज मजूमदार का ये बना हुआ चित्र है। हम इस चित्र को देखेंगे तो इससे पूर्व बंगाल शैली तक इस तरह के चित्र नहीं बनते थे। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ये महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का ये एक चित्र बनाया गया है। दुर्गा को यहाँ पे 8 हाथों के साथ बनाया है। बिल्कुल पूरी का पूरा भारतीय जो विषय है, आध्यात्मिक विषय है, उसी को लिया गया है।
परंतु इसकी जो शैली है, रंगांकन का जो तरीका है, वो उसमें पाश्चात्य प्रभाव हमें दिखाई देता है। हम देखेंगे कि ये जो चित्र है, इसकी हाथ है या पैर है, चेहरा है, इसमें कहीं न कहीं हमें ज्यामितीय प्रभाव दिखाई देता है। उसमें एक जो पुराना जो भारतीय कला की जो शैली थी वो इसमें कहीं धूमिल होती नजर आती है और एक नया आधुनिक प्रभाव इसमें हमें दिखाई देता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो विदेशी कलाकार थे, इनका प्रभाव यहाँ पे होने लगा था, परंतु धीरे धीरे कलाकारों ने नव प्रयोगों के द्वारा निजी शैलियों का विकास कर लिया। कलकत्ता कला समूह ने 1943, 44, 1945, 1947 से 1953 में कला प्रदर्शनियां की, जिन्हें बहुत सराहा गया। इस तरीके से कलकत्ता कला समूह है, उसने भारतीय कला की भारतीय आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट की शुरुआत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रुप है उसका नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसे पैग समूह भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में सूजा, रजा, आरा, बाकरे, गाड़े एवं हुसैन ने मुंबई में की। तो ये इसके संस्थापक जो कलाकार थे, सूजा, रजा, आरा, बाकरे, गाड़े और हुसैन, ये मुंबई में रहते थे और मुंबई में ही इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप को पैग के नाम से भी जाना जाता है। ये पैग एक शॉर्ट नेम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का, तो इसे पैग के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कला समूह का उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य रहा कि इसकी स्थापना यहाँ क्यों की गई? प्राचीन कला परंपराओं, नियमों के बंधन से मुक्त कर कला के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों को अपनाना रहा। जैसा कि पूर्व का कलकत्ता कला समूह की भी हमने बात की, उसमें भी जो पुराने जो कला की जो तकनीक चल रही थी, कला जो शैली जो चल रही थी, उन सारे नियमों और बंधनों से मुक्त होके कलाकार अपने मन के विचारों से, अपनी स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से वो किसी भी माध्यम का प्रयोग करके किसी भी विषय को चुनते हुए वो चित्रांकन कर सकता था। इसी उद्देश्य से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई। इस समूह के कलाकारों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपवाए। आप स्टूडेंट्स, में एक चित्र को दिखाती हूँ आपको। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो संस्थापक जो कलाकार हैं एम.एफ. हुसैन, उनका ये एक चित्र है। इस चित्र में भी आप देखेंगे कि इस चित्र का शीर्षक है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नीली पट्टी के द्वारा, सफ़ेद साड़ी में नीली पट्टी के द्वारा सांकेतिक रूप में इसमें मदर टेरेसा को चित्रित किया गया है। साथ में हम देखेंगे मदर टेरेसा के गोद में एक पुरुष लेटा हुआ है। जैसा कि वो मानवता की सेवा का प्रतीक थी मदर टेरेसा, उसी भावना को यहाँ पे एम.एफ. हुसैन ने बहुत ही सरलीकृत रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यह जो प्रभाव है, यह भी आधुनिक कला का प्रभाव है, मॉडर्न आर्ट का प्रभाव है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपवाए। अब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो 1947 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी पहली जो प्रदर्शनी थी वो 1949 ईस्वी में इस समूह की पहली प्रदर्शनी हुई एवं विदेशी समीक्षकों एवं संग्राहकों ने इनकी कलाकृतियाँ खरीदी। 2 साल में जो इन लोगों ने जो कार्य किया था, उन कलाकृतियों की इन्होंने प्रदर्शनी की 1949 में। और यहाँ पे जो विदेशी जो कला के संग्राहक मतलब संरक्षक थे या कला समीक्षक थे, उन्होंने इनकी कलाकृतियों को खरीदा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। ये जो समूह था, इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी जाना जाने लगा, समझा जाने लगा और उनको अधिक से अधिक उनकी प्रसिद्धि हुई। अब विशेषताएं हम देखेंगे कि इस जो ये जो कलाकारों का जो समूह था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इनकी क्या विशेषताएं रही। इस ग्रुप के कलाकारों ने मुख्य रूप से ज्यामितीय आकारों, तेज रंगों से विविध सामाजिक विषय घटनाओं को चित्रित किया। जो इनका जो चित्र बनाने का जो तरीका था, जो आकार थे वो ज्यामितीय थे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स को, शेप जो थे उनके ज्योमेट्रिकल आकारों को इन्होंने चुना। रंग इनके बहुत ही ब्राइट और तेज थे।
फिर पहले जैसे आध्यात्मिक या पौराणिक घटनाओं पर चित्र बनते थे, उसके साथ अब इन्होंने सामाजिक विषय, बहुत ही नॉर्मल सी, जो बहुत ही साधारण जीवन की जो घटनाएं थी, उनको भी चित्रों के रूप में यहाँ पे चित्रित करना शुरू किया। मुख्य रूप से यह चित्रकार भी पाश्चात्य घनवादी कलाकारों पिकासो माते से प्रभावित थे। पाश्चात्य जो शैली है, घनवादी शैली, उसके कलाकार पिकासो और माते से ये लोग भी प्रभावित थे। इसीलिए इनकी चित्र शैली में भी ज्यामितीय रूप हमें दिखाई देते हैं। 1953 ईस्वी के बाद सभी कलाकार अपनी अपनी निजी शैली में कार्य करने लगे एवं समूह का सामूहिक गतिविधियां कम हो गई। ये जो कला समूह था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसमें जितने भी कलाकार थे, सूजा, रजा, आरा, हुसैन, बाकरे, गाड़े, पहले सब मिलकर एक साथ कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की अपनी एक निजी शैली का उन्होंने विकास किया और वो अपने अलग अलग फिर कार्य करने लगे। तो 1947 से लेके 1953 तक ये कला समूह चला। उसके बाद सब लोग अपने अलग अलग कार्य क्षेत्रों में व्यस्त हो गए। अब ले चलते हैं एक और महत्वपूर्ण जो कला समूह है, उसका नाम है दिल्ली शिल्पी चक्र। अब ये शिल्पी चक्र एक समूह का नाम है और ये दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसे दिल्ली शिल्पी चक्र कहा जाता है। तो 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई। इस ग्रुप का आदर्श वाक्य रहा, कला जीवन को प्रदीप्त करती है। ये जो दिल्ली शिल्पी चक्र था, इन्होंने अपना एक आदर्श वाक्य, एक अपना कोटेशन उन्होंने दिया कि कला जीवन को प्रदीप्त करती है, कि कला की वजह से ही जीवन में चमक है, कला की वजह से ही जीवन में उजाला है। इसके प्रमुख संस्थापक थे, किन किन कलाकारों ने यहाँ पे मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की? तो शुरुआत में थे BC सान्याल, धनराज भगत, के कुलकर्णी और प्राणनाथ मांगू। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी BC सान्याल का एक चित्र। ये एक चित्र हम देखेंगे, BC सान्याल का चित्र है। शिल्पी चक्र की स्थापना करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखेंगे कि ये जो एक चित्र है वो एक गांव का दृश्य है। एक ये ग्रामीण महिला है, ये अनाज को ऊपर से हवा में नीचे डालते हुए, इसकी सफाई करते हुए यहाँ पे चित्रित की गई है। नीचे दो महिलाएं हैं, ये भी इस अनाज को बीनते हुए या साफ करते हुए यहाँ पे चित्रित है। पीछे गांव का दृश्य है, झोंपड़ी है, जो आकाश है वो पीछे पृष्ठभूमि में बनाया गया है। हम देखेंगे इस चित्र में यथार्थवादी पद्धति का प्रयोग ना करके बहुत ही सरलतम रूप में, आधुनिक रूप में, एक नए प्रयोग के साथ यहाँ पे इन्होंने BC सान्याल ने इसको चित्र को चित्रित किया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको कि BC सान्याल और धनराज भगत, के कुलकर्णी और प्राणनाथ मांगू, ये चारों इसके संस्थापक कलाकार थे। शिल्पी चक्र ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि समूह समझता है कि कला को एक गतिविधि के रूप में जीवन से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इनके जो विचार थे, उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया। कला, ये जो शिल्पी चक्र थे, इनके जो कलाकार थे, उन्होंने मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार किया। अपने मन के विचार उन्होंने लिखे। उसमें लिखा कि समूह समझता है कि कला को एक गतिविधि के रूप में जीवन से अलग नहीं किया जाना चाहिए, कि किसी भी तरीके से कला जीवन से अलग हो ही नहीं सकती है। एक राष्ट्र का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के लोगों की आत्मा की अभिव्यक्ति हो। एक राष्ट्र की जो कला है, एक देश की कला है, वो वैसी होनी चाहिए जैसा कि उस देश की आत्मा हो। जैसा कि हमने इस चित्र में देखा, भारतीय गांव में भारत की आत्मा बसती है और इस ग्रामीण जो परिवेश है, जो इसकी क्रियाकलाप है गांव के लोगों की, उन्हीं क्रियाकलापों को इन्होंने इस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की कला का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के लोगों की आत्मा की तरह अभिव्यक्त हो, उसकी उन्नति की प्रक्रिया में सहयोग करे। इस तरह का उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। अब 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र के कलाकारों ने चांदनी चौक, करोल बाग विश्वविद्यालय में अपने कार्यों की प्रदर्शनी लगाई। चूँकि ये जो कला संगठन था दिल्ली शिल्पी चक्र, ये दिल्ली का था, इसीलिए दिल्ली के जो स्थान है चांदनी चौक, करोल बाग और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने अपने जो चित्र बनाए थे उनकी प्रदर्शनी लगाई, जिनको अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उनकी बहुत सराहना हुई, बहुत उनको प्रशंसा मिली।
और कई अन्य कलाकार जैसे देवयानी कृष्ण, सतीश गुजराल, राम कुमार, जे स्वामीनाथन, रामेश्वर बरूटा, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह आदि भी इस ग्रुप के सदस्य बन गए। धीरे धीरे इस ग्रुप में बहुत सारे सदस्य और जुड़ते गए। शुरुआत में तो सिर्फ 3 या 4 लोगों ने ही मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी, लेकिन उनकी जो कलाकृतियों को सराहा गया, समझा गया और धीरे धीरे लोगों के मन में आधुनिक कला की ओर भी आकर्षण बढ़ने लगा। इस जो संगठन है उसका उद्देश्य था कि शिल्पी चक्र का मुख्य उद्देश्य था प्रभावी गतिविधियों और कार्यक्रमों द्वारा कार्यरत कला संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करना। जिस तरीके से दिल्ली में और भी अन्य कला संस्थाएं थी, वो किस तरीके से कार्य या कलाकृतियों का निर्माण कर रही है, चित्र की कला के क्षेत्र में वो कार्य कर रही है, उन सभी कार्यों को वो जांचना या उन्हें समझाना, नई आधुनिक चित्र शैली के बारे में उन्हें जागरूक करना, ये ऐसा उन लोगों का उद्देश्य था। यहाँ के कलाकार कला और संस्कृति के संबंधों को आधुनिक तरीके से कलाकृति के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। यहाँ के जो कलाकार थे कला संस्कृति के संबंधों को, कला का हमारी संस्कृति के साथ किस तरीके से जुड़ाव है, कैसे संस्कृति और कला एक दूसरे से संबंध रखती है, इसको आधुनिक रूप में, आधुनिक तरीके से, नए माध्यमों, नए प्रयोगों और नए विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया। युवा कलाकारों ने जोश के साथ कई शैलियों, प्रयोगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति दी एवं भारतीय समकालीन कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरीके से ये जो तीनों ही हमारे जो कला समूह हैं, कलकत्ता कला समूह है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई और दिल्ली शिल्पी चक्र, तीनों जो मुख्य समूह हैं वो पूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है